Hello to all genius, welcome to Excellence Family. So I am Krishna Rathore and I will teach you Science Biology in Hindi. So previous lecture में हमने respiration system पढ़ा था जिसमें हमने cellular respiration पढ़ा था, मतलब कि कोशिकीय श्वसन पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे लंग्स में होने वाला श्वसन, है ना, किस प्रकार के अंग इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से कार्य कौन कौन सा अंग यहाँ पर करता है। जैसे कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी अपन ने विभिन्न प्रकार के अंग देखे थे कि कौन से अंग में कौन सी प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से जो ये श्वसन तंत्र होता है इसका भी एक क्या होता है, एक पथ होता है ना, एक मार्ग होता है, उस मार्ग से होते हुए ये सारी प्रक्रियाएं जो है होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसमें हमारी लंग्स जो उसके मैकेनिज्म कैसे रहती है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था, वापिस से हम वहीं से इसको स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जल वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, मतलब कि जैसे कि अपन टेरेस्ट्रियल है, अपन स्थल पर रहते हैं, तो अपन तो क्या करते हैं, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, अब अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ढूंढने जाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर जाएं, यहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर जाएं। नहीं ना, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेयर में इन रिच, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जो गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। गैसों के मिश्रण रहता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ज़्यादा मात्रा तो किसकी है यहाँ पर, नाइट्रोजन की है। तो फिर हम क्या करते हैं, गैसेस में इनरिच, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक। परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में विलय ऑक्सीजन का ही उपयोग करना पड़ता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अब आप क्या समझते हैं, भले वो एक्वेटिक है लेकिन उनको भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब वे कैसे श्वसन करेंगे, हैं, बार बार पानी से बाहर आकर के क्या करेंगे, वो श्वसन करेंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उसी एटमॉस्फेयर में रह करके वहीं से जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है पूरे वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफ्यूजन होता है, विसरण के थ्रू जो है यहाँ पर वो ऑक्सीजन किसमें सॉल्युबल हो जाती है, पानी में पाई जाती है। उसी ऑक्सीजन का यूज जो है एक्वेटिक एनिमल काय में करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर। एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। जलशाला मतलब जो एक्वेरियम रहता है ना, अपने घर में होगा किसी के, ठीक है, फिश पॉट जिसको अपन बोलते हैं। वे अपना मुंह खोलती है और बंद करती रहती हैं, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता रहता है और बंद रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने में किसी प्रकार का समन्वय है? जी बिल्कुल समन्वय है इस चीज में, ठीक है। गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वसन को 1 मिनट के अंदर और बाहर करके कीजिए। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप और एक मछली जो है, जैसे कि आप जितनी मात्रा में श्वसन करते हो उतनी मात्रा में वो मछली करती है? जी नहीं, अपन से ज़्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब कि सेम होती है अपन को, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो है ना डाइल्यूट रहती है, उस ऑक्सीजन का यूज़ उनको करना पड़ता है। तो रैपिडली क्या करती रहती है, ब्रीथिंग करती रहती है। उसमें रैपिड ब्रीथिंग होती है, जैसा अपन में नहीं होता है ना, उनमें रैपिड ब्रीथिंग होती है क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, उस इनरिच वाटर में से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है। और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों में श्वास की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन कहाँ पर ले जाती है, रुधिर ले जाता है। स्थलीय जीव यानी कि हम स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उसी बाह्य क्षेत्रफल को, सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होनी चाहिए।
इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु के लिए क्या होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। इसके लिए इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है। उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए भी एक क्रियाविधि होती है। जैसे कि हम यहाँ पर अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है अगर अपन अपनी जो स्किन है, इस स्किन को भी अगर अपन ले तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, तब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, वायु का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हमारे शरीर में तो पूरा ट्रैक्ट है ना, एक पूरा पथ है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो अब हम वही प्रक्रिया यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है और कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज होती है और कौन कौन से अंग ये क्रियाएं करते हैं। ठीक है, अब ये हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार क्या है मैडम, तो नासाद्वार क्या होता है, ये दोनों, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है, मेरा नासा छिद्र है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। अब आप देखते होंगे, अक्सर आपने खुद का अगर देखा होगा कभी कांच में, तो आपके नाक में जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं मैडम, तो ये क्या काम करते हैं, जो श्वसन के साथ में हम जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ में कुछ मात्रा में धूल के कण जो है हमारे शरीर, हमारी नाक पे प्रवेश कर जाते हैं। हमको यहाँ पर एक छन्नी तो लगा नहीं रखी है कि जो वो छन जाएंगे, इसीलिए जो परमात्मा है उन्होंने हमारा जो क्रिएशन इस प्रकार से किया है कि हर काम जो है हमारे शरीर में हमारे अंगों के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे नासाद्वार में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे महीन बाल पाए जाते हैं। और वो जो डर्ट रहती है ना, डर्ट जो रहती है, धूल के कण वगैरह, वो इन बालों में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं और शुद्ध वायु जो है निस्पंदित होकर, मतलब कि फिल्टर होकर अंदर की तरफ पहुंच जाएगी, जिससे हमारे शरीर में जाने वाली धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियां रहित रहती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवेश करती है। अब ये फुफ्फुस क्या है मैडम, ये फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े या फिर लंग्स। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज के फोल्ड जो है हमारे कंठ में, हमारे थ्रोट में पाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, मतलब कि किसी प्रकार का कोई वहाँ पर अवरोध ना हो, ये यहाँ पर होता है। हम पहले इसका जो है यहाँ क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी और बड़ी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। कुपिका क्या है, ये रही कुपिका, एक बलून जैसे स्ट्रक्चर बनाती है यहाँ पर। ठीक है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, बहुत अधिक घना जाल होता है, जिसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। हमारी जो रिब्स रहती है, हमारे शरीर में एक थोड़ा सी केज होता है, पक्षी पिंजड़ा, जो कि हमारे दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, 12 जो है रिब्स यहाँ पर पाई जाती हैं। जो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप खुद ये प्रोसेस अभी करके देख सकते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं। जैसे ही हम इनहेल करते हैं यानी कि श्वसन को ग्रहण करते हैं, तो क्या हुआ, हमारी जो वक्ष गुहा है, हमारे जो थोरेसिक रीजन है, ये क्या हुआ, अप हुआ, मतलब कि ऊपर की तरफ उठ गया। इस कारण फुफ्फुस के अंदर जो है चूस ली जाती हैं और विस्तृत कुपिकाएं जो इसमें भर जाती हैं। जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो वो कुपिकाएं, जैसे कि अपन एक बलून लेते हैं, उस बलून में अपन उसको फुलाते हैं तो उसमें हवा भरती तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब अपन इनहेल करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, उस समय ये कुपिकाएं क्या हो जाएगी, बलून की जैसी फूल जाती हैं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक
पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट जो है आयतन रखता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय उसको मिल सके। मतलब कि ये जो क्रियाएं हैं ये इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर क्या हो सके, पूर्ण रूप से हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो सके, वो प्रक्रिया जो है पूरी हो सके यहाँ पर। अब अपन देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से किस प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया नासा द्वार के बारे में कि नासा द्वार क्या होता है, तो यही क्या हमारा नेजल पैसेज होता है। नेजल पैसेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, नासा द्वार। तो इस नासा द्वार के माध्यम से हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन दो छिद्रों के माध्यम से वायु हमारे शरीर के मतलब के अंदर इस ट्रैक्ट में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद में ये होती है हमारी मुख गुहा, ये होती है ग्रसनी, और ये होता है हमारा कंठ जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, और ये होती है श्वास नली। ठीक है, ये श्वास नली होती हैं मेन। अब ये श्वास नली जो है आगे जाकर जो है किस में बढ़ जाती हैं, दो जो है ब्रांच में बढ़ जाती हैं। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये मान लीजिए आपकी क्या है, श्वास नली है। अब ये श्वास नली जो है यहाँ पर जाकर दो भागों में इस प्रकार से बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर इसको आप एक स्पष्ट डायग्राम जो है बना देती हूँ। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ गई। सपोज इट कि ये क्या है, आपके लंग्स हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच रहते हैं ये फर्दर जो है आगे जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इन दो ब्रांचेस जो हैं आगे जाकर जो डिवाइड हो रही हैं, इन ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या है, ब्रोंक्योल, ब्रोंकाई, और ये क्या है, ब्रोंक्योल्स। ठीक है, ये वाली जो विभाजित हुई है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो संरचना मैंने आपके यहाँ पर बनाई है ये इस प्रकार की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना होती है। दिख रही है ना, ये कूपिका है। अब आप बोल रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर तो हमको मोज़ेक जैसा दिख रहा है, ये मोज़ेक जैसा है, तो ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ मैंने आपको किसमें डाइजेशन में भी बताया था कि डाइजेशन में जो आंत हैं होती हैं, उस आंत का जो स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से बताया था, इस प्रकार के जो है वहाँ पर क्या पाई जाते हैं, फोल्ड्स पाई जाते हैं। जो काय का काम कर रहे हैं वहाँ पर ऑब्जर्प्शन जो होता है, वहाँ पर अवशोषण जो होता है उसकी दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा बेहतरीन वहाँ पर अवशोषण होता है। अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इस प्रकार का ऑब्जर्प्शन होना चाहिए यहाँ पर कि जो O2 है वो O2 जो है रक्त के माध्यम से, अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं, और ब्लड वेसल्स जितनी मात्रा में उपस्थित होगी उतना ही रैपिडली क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी ये क्या है, यहाँ पर ये जो पथ रहता है उस पथ में यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना होती है। अब इसी संरचना के पास में ये इस प्रकार का कुछ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अपन ड्राई फॉर्म, है ना। अब ये क्या है, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे, ये जो चीज़ है, ठीक है, क्या है, ये श्वसनिका या फिर श्वसनी बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, ये श्वसनी। ठीक, अब ये श्वसनी जो है कितनी होती हैं, दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो गई। अब दो भागों में श्वसनी डिवाइड होकर आगे जाकर जो है दो फर्दर भागों में जब आगे अलग अलग और भागों में डिवाइड होती है तब इसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। ठीक है, अब इन श्वसनिकाओं में क्या होती है, ये इस प्रकार से गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, ये इस प्रकार से जो ब्लैक आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर इसमें गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इसका जो ऑब्जर्प्शन जो O2 गेन करने की सतह है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और ये डायफ्राम जो है इसका क्या काम है मैडम, तो इसका क्या काम होता है, ये उठता और जैसे जब आप श्वसन करते हो तभी अप होता है, जब नहीं करते हो तब ये डाउन होता है। और इन दोनों इस थोरेसिक रीजन में हमारे लंग्स के जो वॉल्यूम है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है, प्लस उसके प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है। ठीक है, ये पसलियाँ पाई जाती है रिब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही दे रखी यहाँ तो, लेकिन जो मतलब कि ये स्ट्रक्चर है लेकिन मुख्य जो है इतनी ही यहाँ पर होती हैं। आगे देखते हैं आगे और आपकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है।
जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। उसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, बोलिएगा नहीं कि हमको बताया नहीं, ठीक है। तो मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है ना। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, इसका मतलब क्या है, ये हीमोग्लोबिन जो है रक्त के साथ में जो ये रहता O2 जो रहता है, उस O2 के साथ बॉन्ड बनाने में, बाइंडिंग करने में बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब कि दोनों क्या है, दोस्त हैं, है ना। तो ये रक्त में पाया जाना हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस O2 को अन्य कोशिकाओं तक, अन्य ऊतकों तक ले जाने का काम कर लेगा। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में ही हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के अलग ऑर्गन के, अलग अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। O2 को एक्सहेल करने के लिए आपको, मतलब कि बाहर निकालने के लिए आपको किसी प्रकार के यहाँ पर पिगमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर आप CO2 को विभिन्न ऊतकों तक पहुँचाना है आपको, तब वहाँ पर एक पिगमेंट की आवश्यकता लगेगी, एक वर्णक की आवश्यकता लगेगी, जो कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ये क्या कर लेती हैं, ढक देती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतह क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए और बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में हमको, ठीक है। कि विचार कीजिए कितने विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो सकता है ना। बताइए हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर से अंगुष्ठ तक पहुंचाने में अनुमानतः कितना समय लगेगा? 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर विसरण नहीं हो और ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन नहीं हो तो इतना समय लग जाएगा विभिन्न अंगों तक उसको पहुँचाने में। इसीलिए हमारे शरीर में जो है वरदान स्वरूप क्या मिला हुआ है हमको, रक्त में पिगमेंट मिला हुआ है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या होते हैं। मैंने आपको एक इजी डायग्राम से भी ये बता दिया है। इसमें जो है एक क्या होती है, आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, श्वास नली। ये क्या है, आपकी श्वास नली है, ठीक है, या फिर इसको नेज़ल जो है आपका पैसेज भी बोलते हैं। तो इस सबसे पहला क्या होगा, नासा द्वार के द्वारा कहाँ पर जाएगी, वो आपके थ्रोट के अंदर। यहाँ से अब क्या है, हम तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो ये जो पथ होता है, हमारे जो ट्रैक्ट होता है, ये मिले रहते हैं एक दूसरे से। यहीं पर क्या पाई जाती है, हमारी श्वसन नली पाई जाती हैं। अब ये आगे जाकर दो हैं जो फर्दर जो है किस में डिवाइड हो रही है, श्वसनी में डिवाइड हो रही हैं। फिर श्वसनी आगे जाकर जो है अन्य भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, श्वसनिका बोल रहे हैं। इसमें क्या पाई जाती है, ऐसी कूपिकाएँ पाई जाती हैं जो कि क्या करती है, उसके ऑब्जॉर्प्शन को और बढ़ा देती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक Hb होता है, यानी हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, जिसकी सहायता से O2 जो है रक्त के साथ में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, भोज्य पदार्थ का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जो आपकी CO2 बचती है ना, CO2 निकलती है इसमें, तो वो CO2 भी जो है क्या हो जाती है, अत्यंत विलेय के रूप में क्या हो जाती है, हमारे शरीर से बाहर कर दी जाती है। तो इतनी पूरी प्रोसेस होती है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं इस चैप्टर से और इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा वीडियो को, और जो आपको प्रॉब्लम हो, जो डाउट्स आती है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम आपको उसकी सॉल्यूशन बताएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू।